क्लास 12th और 10th की फिजिक्स में आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं रेखीय आवर्धन। और साथ ही साथ आज हम सब लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो भौतिक राशियों के चिन्ह हैं उनके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो रेखीय आवर्धन आखिर हमें बताता क्या है? ये एक भौतिक राशि ऐसी होती है जो हमें बताता है कि आखिर वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बना है या वस्तु बनी हुई है। ठीक है, ये कह सकते हैं प्रतिबिंब वस्तु का कितने गुना है। गुना शब्द कहीं पर भी अगर आए तो समझ लो वो रेखीय आवर्धन जिसका एम नाम से लिखा जाता है वो वही है। होता क्या है कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई से लिखते हैं, वस्तु की लंबाई को ओ से लिखते हैं और रेखीय आवर्धन को एम से लिखते हैं। तो एम बराबर आई अपान ओ, प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक, तो वस्तु का प्रतिबिंब कितने गुना है ये बताता है। आखिर प्रतिबिंब जो है वो कितने गुना है, किसका? वस्तु का। ठीक है, तो एम बराबर आई अपान ओ और ये इक्वल होता है माइनस के वी अपान यू से। ठीक है, वी होता है प्रतिबिंब की दूरी और यू होती है वस्तु की दूरी। तो एम का ये फार्मूला याद रख लीजिएगा, इसका यूज आने वाला है, होने वाला है। ठीक है, अब विभिन्न भौतिक राशियों के चिन्ह के बारे में जानते हैं। तो भौतिक राशियाँ कौन कौन सी होती है? वक्रता त्रिज्या होती है जिसको आर से लिखते हैं, फोकस दूरी को एफ से, वस्तु की लंबाई को ओ से और वस्तु की दूरी को u से, प्रतिबिंब की लंबाई को I से लिखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखते हैं, आवर्धन को m से लिखते हैं। हम जानते हैं प्रतिबिंब दो तरीके के होते हैं, एक होता है वास्तविक और दूसरा होता है आभासी। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो क्या होगा? अवतल दर्पण में चिन्ह, उत्तल दर्पण में चिन्ह। और अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो क्या होगा? तो वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण में क्या होता है? इसका चिन्ह हमेशा हम माइनस लेते हैं और उत्तल दर्पण में क्या लेते हैं? प्लस, क्योंकि वक्रता त्रिज्या पी के बाईं ओर आता है अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में दाईं ओर आती है। तो इसीलिए ये पॉजिटिव उत्तल में होता है और नेगेटिव होता है अवतल में। ऐसे ही फोकस दूरी जिधर आर होता है उधर फोकस दूरी होती है, तो आर का जैसा चिन्ह होगा वैसा ही फोकस दूरी का होगा। तो एफ का माइनस अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में क्या होता है? फोकस दूरी का चिन्ह प्लस। वस्तु की लंबाई को हमेशा वस्तु सीधी रखते हैं और सीधी लंबाई हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। वस्तु की लंबाई हर जगह पॉजिटिव होती है और वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखते हैं, यानी पी के बाईं ओर वाली दूरी क्या लेते हैं? नेगेटिव। और ये सभी दर्पण में नेगेटिव होती है। याद रखिए, वस्तु की लंबाई पॉजिटिव होती है लेकिन वस्तु की दूरी क्या होती है? नेगेटिव होती है। प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी? जब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और उल्टी लंबाई किसमें? देखो, अच्छा, सबसे पहली चीज, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो केवल अवतल दर्पण में होता है। उत्तल दर्पण में सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं तो चिन्ह लेंगे नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में ही बनता है। वास्तविक सदैव उल्टा होता है तो इसका चिन्ह कैसा होगा? नेगेटिव। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। सीधा प्रतिबिंब सीधी लंबाई क्या लेते हैं? पॉजिटिव। आभासी प्रतिबिंब उत्तल में भी होता है तो सीधी लंबाई क्या लेते हैं? पॉजिटिव। ठीक, प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखते हैं। वास्तविक होगी, वास्तविक सामने दर्पण के और आभासी दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे मतलब p के दाहिनी ओर, दर्पण के सामने मतलब p के बाईं ओर। बाईं ओर है वास्तविक मतलब बाईं ओर, आभासी मतलब दाईं ओर, पीछे। वास्तविक उत्तल में होता नहीं है, उत्तल में केवल आभासी होता है। वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में वास्तविक किधर होगा? माइनस का, और आभासी क्या होता है? प्लस, क्योंकि दर्पण के पीछे आता है। दर्पण के पीछे आता है। अवतल दर्पण में ही वास्तविक आभासी दोनों बनते हैं। एक केस में आभासी बनता है, बाकी सभी में वास्तविक बनता था। उत्तल में सभी में आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी एवं सीधा। अब रेखीय आवर्धन m का मान कब? जब m का मान क्या हो? वास्तविक हो, यानी प्रतिबिंब क्या हो? वास्तविक हो, और जब प्रतिबिंब क्या हो? आभासी हो। तो यहाँ से हम देखते हैं m = -v/u से यूज करते हैं m का चिन्ह। तो m बराबर माइनस का,
अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब क्या होती है? वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी हम ले रहे हैं, प्रतिबिंब की दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? निगेटिव, माइनस भी होता है। वस्तु की दूरी तो माइनस ही होता है, माइनस माइनस कैंसिल, यानी m का मान किस में आ रहा है? बाहर, निगेटिव में आ रहा है। तो अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो m हमेशा क्या आएगा? निगेटिव। अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो m निगेटिव, और वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल में होता नहीं, केवल अवतल में होता है। भाई वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v का मान क्या होता है? निगेटिव, और u तो निगेटिव होता ही है, वस्तु की दूरी ये निगेटिव ही होता है। तो निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, बाहर वाला निगेटिव ये चिन्ह बच जाएगा। I अपान ओ से भी दे सकते हैं। I वास्तविक प्रतिबिंब के लिए I का मान क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है? माइनस, और वस्तु की लंबाई क्या होती है? हमेशा प्लस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, यानी कि माइनस का आएगा मान। आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब में v की वैल्यू होती है पॉजिटिव, ठीक है ना, सभी में, और u की वैल्यू हमेशा क्या होती है? निगेटिव। तो यहाँ पर रखेंगे आभासी के लिए v हमारा पॉजिटिव होता है और वस्तु की दूरी तो हमेशा निगेटिव होती है। ये माइनस माइनस कैंसिल, m क्या आ जा रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। किस प्रतिबिंब के लिए? आभासी प्रतिबिंब के लिए। अगर प्रतिबिंब कहीं आभासी बन रहा है तो m हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक, बस यहीं पर ये लेक्चर हम समाप्त करते हैं, और साथ ही साथ प्रकाश का परावर्तन अब जो है यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो इसको याद रखिए, इसके थ्रू ही हम सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। क्लास 10th के बच्चे इसे ज़रूर से ज़रूर देखें, और 12th के बच्चे उनके भी अब न्यूमेरिकल हम करवाने वाले हैं बालाजी प्रकाशन से। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे का टॉपिक देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। ये क्या होती है? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है प्रकाश का वेग बदलने के कारण। तो इसीलिए क्या होती है, कौन सी घटना देखने को मिलती है हमको? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में होता है। भौतिक अवस्थाओं में, ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है, और गैस में भी होता है। ठोस मतलब लेंस में भी होता है, हम पढ़ेंगे, इसमें है हमारे सिलेबस में। और द्रव में भी होता है, यानी जल में भी प्रकाश का अपवर्तन होता है। और गैस यानी कि हमारे वायुमंडल में जो है उसमें भी होता है प्रकाश का अपवर्तन। होता क्या, जैसे हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, अगर किसी पानी से भरे कांच के गिलास में हम सिक्के को डालते हैं तो सिक्का हमें उठा हुआ नज़र आता है, और अगर पेंसिल को डालते हैं तो पेंसिल हमें टेढ़ी नज़र आती है। ठीक है, कुछ विचलित हुई नज़र आती है, अपनी वास्तविक प्रतिबिंब से कुछ विचलित हुई नज़र आती है, जिसके यह किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अच्छा, प्रकाश का अपवर्तन होता क्यों है? तो प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, आखिर क्यों होता है प्रकाश का अपवर्तन? तो प्रकाश का वेग बदलता है, माध्यम बदलता है। माध्यम मतलब ठोस से द्रव में गया, या द्रव से गैस में गया, या ठोस से गैस में गया, या गैस से ठोस में आया, तो इसलिए वेग बदल जाता है। क्या बदल जाता है? वेग बदल जाने से। किसका वेग? प्रकाश का। प्रकाश का वेग बदलने के कारण। अच्छा, अपवर्तन की घटना में सभी चीज़ें बदलती हैं। वेग बदलता है, अपवर्तनांक बदलता है, तरंग दैर्ध्य बदलता है, प्रकाश का सब चीज़ बदल जाता है। और कौन कौन चीज़ बदलता क्या है? नियत कौन रहता है सबसे पहले, यानी जो बदलता नहीं। प्रकाश के अपवर्तन की घटना में क्या नियत रहता है? तो प्रकाश की आवृत्ति नियत रहती। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रकाश की आवृत्ति हमेशा नियत रहती। आवृत्ति वो कभी नहीं बदलती, बदलती ही नहीं है। और कौन कौन बदलता है? नियत कौन नहीं रहता, यानी अनियत हो जाता है। नियत नहीं रहता है यानी बदल जाता है। अनियत का मतलब बदल जाता है। कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं जो बदल जाती हैं? तो सबसे पहला हमारा आ जाता है वेग। सबसे पहला कौन आता है? वेग। दूसरा कौन आता है? अपवर्तनांक। इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। एन से लिखा जाता है इसको, और म्यू से भी लिखा जाता है। और कौन बदलता है?
तरंग दैर्ध्य बदल जाता है, आदि भौतिक राशियाँ बदल जाती हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें बदल जाती हैं और प्रकाश की आवृत्ति कभी नहीं बदलती। ठीक है, आवृत्ति वही रहती है। कंपन जितना, माध्यम के कण कंपन जितना वायु में करेंगे उतना ही गैस में, उतना ही ठोस में। तो चलिए हम देखते हैं होता क्या है। अगर कोई प्रकाश किरण, हम मान ले रहे हैं यहाँ का माध्यम है विरल, विरल माध्यम, ठीक, और यहाँ पर एक कोई पृथककारी पृष्ठ है जो माध्यम को बदल रहा है। ये विरल माध्यम ऊपर और सघन माध्यम नीचे। ठीक, एक पृथककारी पृष्ठ ऐसा है कि ऊपर का माध्यम सघन है। सघन और विरल माध्यम होते क्या है, जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है उसे विरल कहते हैं, जहाँ पर न्यूनतम होता है उसे सघन कहते हैं। तो ये सघन माध्यम और ये कौन सा माध्यम है, अब की बार विरल, विरल माध्यम। ठीक, अब ये पृथककारी पृष्ठ है, इसको क्या कहते हैं, पृथककारी पृष्ठ, सतह, जो माध्यमों को अलग अलग कर रहा है। माध्यम क्या होते हैं उसके बारे में हम बताए ही हैं। प्रकाश जहाँ जहाँ जाता है वो प्रकाश का माध्यम कहलाता है। ठीक, यहाँ पर ये प्रकाश किरण आपतित हुई है, हम हमेशा प्रकाश किरण को टेढ़ी आपतित करते हैं, ये बताया ही। प्रकाश किरण, ये एक प्रकाश किरण है, इसका चिन्ह हमने बताया था। ठीक, तिरछा आपतित किया गया है, जिस बिंदु पर आपतित किया गया उसका अभिलंब भी है कुछ। तो ये प्रकाश का क्या हो गया, अब इस सतह का क्या हो गया, अभिलंब, इस पृष्ठ का, क्योंकि ये इस पर कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश का, तो इसका नाम क्या होगा, अभिलंब। ठीक, अब ये प्रकाश किरण सीधी नहीं जाने वाली है। ठीक, ये क्या होगी, अगर विरल से सघन में जा रही है, सघन या यहाँ प्रकाश का वेग अधिकतम था, यहाँ पर क्या आ गया, न्यूनतम। न्यूनतम मतलब कम होगा तो ये अभिलंब की ओर आ जाती है, मतलब पास आ जाती है। अगर वेग कम हो रहा है तो पास आएगा, वेग बढ़ रहा है तो दूर जाएगा, किससे, अभिलंब के। तो ये क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये हमारा अभिलंब है, इसकी ओर झुकेगी, कब, जब विरल से सघन माध्यम में जाएगी तब। कौन, प्रकाश किरण। ऐसे ही जब कोई प्रकाश किरण ठीक, यहाँ पर हम अभिलंब, जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित होती उस बिंदु पर हम हमेशा क्या खींचते हैं, अभिलंब। क्या खींचते हैं, अभिलंब। ये हमारा क्या हो गया, अभिलंब। ठीक, अब क्या होगी, ये प्रकाश किरण सीधी तो जाने वाली है नहीं। ठीक, क्योंकि वेग बदल, माध्यम बदल रहा है, माध्यम बदलने से वेग बदलेगा, वेग बदलने से यानी वो तो धीमा जो होगा, या तो उसका वेग या तो अधिक होगा, यानी कम होगा, या तो अधिक होगा। इसमें क्या होता है, वेग कम होता है सघन में, और विरल में वेग बढ़ता है। वेग बढ़ता है तो दूर जाती हैं चीज़ें, तो ये अभिलंब से दूर जाएगी। अभिलंब इधर है ना, अभिलंब की ओर नहीं जाएगी, अभिलंब से दूर जाएगी। ठीक, समझ में आई बात। तो ये कौन सी किरण, आपतित, और इस किरण का नाम क्या है, अपवर्तित। ये अपवर्तन की घटना है तो अपवर्तित हुई है, अपवर्तित। अपवर्तित किरण। ठीक, अभिलंब, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको अपवर्तन कोण आर कहते हैं। ये आपतित किरण है, और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच वो आपतन कोण आई होता है। ठीक, ये आपतित किरण, ये अभिलंब, इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण। ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है, इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसे अपवर्तन कोण आर कहते हैं। ठीक है ना। विरल माध्यम क्या होता है, लिख लेना। विरल माध्यम, जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है उसे सघन माध्यम कहते हैं। यह ऐसा होता है, तो इसकी परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। तो परिभाषा हम देख लेते हैं, नोट्स में हम ये लिखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, यानी कि कुछ इधर उधर झुक जाती है।
सीधा नहीं जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक, प्रकाश का अपवर्तन पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं में होता है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक, लेंस ठोस होता है कांच, और द्रव होता है जल, और गैस होता है वायु। ठीक है, सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होते हैं? ये ऐसे माध्यम होते हैं, इस माध्यम में प्रकाश का वेग या चाल कम होता है, विरल माध्यम में प्रकाश का वेग या चाल अधिक होता है। ठीक है, और दो इम्पॉर्टेंट चीज़ और हैं। जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी, भाई माध्यम बदल रहा है तभी तो अपवर्तन की घटना हो रही है, माध्यम बदल रहा है तभी वेग कम हो रहा है। वेग जैसे ही कम, या मतलब वेग परिवर्तित हो रहा है, वेग परिवर्तित होने से क्या हो रही है? अपवर्तन की घटना। भाई वेग कम होगा या तो वेग ज़्यादा होगा। वेग कम हो रहा है तो इसका मतलब ये विरल से सघन में जा रहा है। अगर वेग बढ़ रहा है तो ये दूर जाएगा, तो विरल सघन से विरल में हो जाता है। तो जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की ओर झुकता है, जैसा कि फर्स्ट में दिखाया गया है। वेग कम होगा तो झुकेगा। जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर होता है, यानी कि विरल सघन से विरल, विरल यानी वेग ज़्यादा होगा, अभी वेग कम है, वेग बढ़ गया तो दूर हो जाएगा, तो ये अभिलंब से दूर जाता है, चित्र सेकंड की भांति ये है। अब जैसे ले लिया जाए वायु और जल में सघन माध्यम मतलब जैसे वायु हमने ले लिया, वायु में हम तेज़ी के साथ दौड़ सकते हैं तो प्रकाश भी तेज़ी के साथ दौड़ेगा। और अगर ठोस ले लिया गया, यानी कि कांच ले लेते हैं, तो उसमें क्या होता है? प्रकाश धीमे धीमे जाएगा, क्योंकि कण पास पास होते हैं तो प्रकाश को जाने नहीं देंगे। ठीक, ऐसे ही द्रव में पास पास कण होते हैं तो तेज जाएगा नहीं। तो वायु एक विरल माध्यम होता है, वायु और निर्वात, निर्वात का मतलब अंतरिक्ष, जहाँ वायु नहीं है। ठीक,